नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपना 8वां पाठ है जिसमें दो कविताएं हैं और इनके कवि है कुंवर नारायण। दोनों कविता, एक का नाम है कविता के बहाने और एक है बात सीधी थी पर। पहले कवि परिचय देखते हैं। कुंवर नारायण, इनका जन्म 1927 में हुआ था। नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि। एक कविता का आंदोलन चला था, जैसे कई कविताओं का आंदोलन चले थे। नई कविता, फिर साटोत्री, ऐसे करके कई आंदोलन चले थे आधुनिक काल में, प्रयोगवाद के बाद। तो ये नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि थे कुंवर नारायण। इनका नाम तीसरे तार सप्तक। ये तार सप्तक क्या होता है? 7 कवियों का समूह। जो अज्ञेय थे कवि, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जिनका पूरा नाम है, इन्होंने 1943 में तार सप्तक की स्थापना की थी। दूसरा तार सप्तक 1951 में लगा था और तीसरा था 1959 ईस्वी, जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तार सप्तक में क्या होता था, उन्होंने क्या किया, 7 कवियों की जो रचना है उन 7 कवियों को ऐसे एक कालखंड में विभाजित कर दिया। प्रथम तार सप्तक में 7 कवि, द्वितीय सप्तक में 7 कवि, तो ये तीसरे तार सप्तक के कवि थे कुंवर नारायण। तो तीसरे तार सप्तक के अग्रगण्य कवियों में लिया जाता है, यानी इनका नाम सबसे आगे, मतलब ये तीसरे तार सप्तक के सर्वप्रमुख या सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। उनका रचना संसार व्यापक है, यानी बड़ी व्यापक, बड़ी विशाल जो है विषयों पर जो है ये रचनाएं करते हैं। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियां, लेख व फिल्म समीक्षाएं भी लिखी। उनका कहना है कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यानी कविता में केवल कल्पना लोक में विचरण करके हाय हाय करना, तालियां बजाना, वाहवाही लूटना, ये इनका अभिप्राय, ये इनका लक्ष्य नहीं था। इनका लक्ष्य था कविताओं में यथार्थ को चित्रण करना, जो वास्तविक स्थिति है समाज की, उसको, उसका चित्रण उस कविता में करना। उनके प्रमुख कविता संग्रह है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, वो इन दिनों, आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने, ये उनके 2 खंड काव्य है। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है और इनके अलावा आज और आज से पहले नामक समीक्षा ग्रंथ भी इन्होंने लिखा। ये इनकी रचनाएं हैं सब। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता कविता के बहाने भौतिकता एवं यात्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाती है। कविता की उड़ान सीमातीत है, सीमातीत यानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कविता का खिलना, उसकी महक भी सीमातीत है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है। जहां भी सृजनात्मक ऊर्जा होती है वहां सीमाओं के दायरे स्वतः टूट जाते हैं। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। यह भाषा की सहजता पर बल देती है। ज्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी उलझ कर अग्राह्य बन जाती है, यानी जिसका अर्थ हम ग्रहण नहीं कर पाते। अच्छी बात या अच्छी कविता का सृजन सही व सहज शब्द से जुड़ना ही है। कुल मिलाकर बात यह है कि इन्होंने 2 कविताएं लिखी है, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। कविता के बहाने में इन्होंने कविता की तुलना 3 चीजों से की है। एक तो की है चिड़िया की उड़ान से, एक की है फूल की महक से, और एक की है छोटे बच्चे के खेलने से। वहीं बात सीधी थी पर, इस कविता में इन्होंने बताया कि कोई भी आजकल वर्तमान के जितने भी कवि होते हैं वो क्या करते हैं, कोई छोटी सी बात होती है सरल और सहज, उसको भी अलंकारों का प्रयोग करके कैसे भी करके चमत्कारिक बनाने का प्रयास करता है। और कभी कभी इतनी चमत्कारिक बनाने का प्रयास में लग जाते हैं कि ऐसी क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि उस बात का जो सरल और सहज अर्थ होता है वो अर्थ भी पाठक गण ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो कवि यही कहना चाहता है कि हमें इस तरह से क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात जैसी सहज और सरल भाषा में है उसी भाषा में कह देनी चाहिए ताकि हर कोई उसका अर्थ समझ सके। पहली कविता है कविता के बहाने। थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको मैं। देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। देखिए, तो छोटी सी कविता लेकिन बहुत बड़ा अर्थ देती है ये। कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि जो कविता जो है उसकी उड़ान एक चिड़िया की उड़ान के समान है। यानी जिस प्रकार चिड़िया, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन फिर भी कविता की जो उड़ान है, अर्थात कविता को जो दूर दूर तक जो प्रभाव फैलता है, लोगों पर दूर दूर तक जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव का अंदाजा चिड़िया की उड़ान को नहीं है। क्योंकि बाहर भीतर इस घर उस घर, क्योंकि चिड़िया कहाँ तक उड़ती है, एक घर दूसरे घर तक, यानी उसका दायरा सीमित हो जाता है। वह एक ज़्यादा से ज़्यादा एक गांव में उड़ सकती है, जबकि कविता जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो
कई देश की सीमाओं को पार करके भी कहाँ कहाँ तक जाती है, अर्थात कहाँ कहाँ लोगों पर अपना प्रभाव डालती है। अर्थात बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी चिड़िया जो होती है वो घर के भीतर अंदर या उधर उधर इस घर या दूसरे घर तक उड़ सकती है, यानी उसकी उड़ान सीमित है। जबकि कविता की उड़ान असीमित है, वह देश काल से परे भी जाकर, यानी देश से बाहर भी कई सीमाओं को तोड़कर वो पूरे विश्व में अपना प्रभाव जमाती हैं। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, कि चिड़िया अपने पंख लगाकर उड़ती है और कवि भी कल्पना रूपी पंख लगाकर कविता के माध्यम से उड़ान भरता है। लेकिन उस कविता की उड़ान को वह चिड़िया क्या जाने, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है जबकि कविता की उड़ान असीमित होती है। अगला है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि दूसरी तुलना, कविता की तुलना फूलों की महक से करते हैं और कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कि कविता का खिलना फूलों के खिलने के समान है। क्योंकि जिस प्रकार फूल खिलकर लोगों को आनंदित करते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी लोगों को आनंदित करती है। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता के खिलना यानी कविता से जो हमें आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की प्राप्ति को फूल क्या जाने, यानी फूल उस आनंद की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने। देखिए, क्योंकि फूल जो होता है वो क्या करता है, खिलता है। खिलने के बाद उसकी जो सुगंध होती है वह सुगंध कुछ सीमा तक ही फैलती है। ऐसा नहीं है कि एक फूल की सुगंध पूरे देश में फैल जाए, यानी कुछ सीमा तक ही, छोटी सी जगह पर ही उसकी सुगंध फैलती है। और वह भी सुगंध कुछ दिनों बाद जैसे ही वो फूल मुरझा जाता है तो वह सुगंध भी उस मुरझाने के साथ समाप्त हो जाती है, अर्थात उसका प्रभाव कम होता है। जबकि कविता जो होती है वो लोगों को दूर दूर तक आनंदित करती है और उसका प्रभाव हमेशा बना रहता है। कविता का आनंद कभी समाप्त नहीं होता। अर्थात कविता की तुलना फूल से की गई है, लेकिन कवि कहता है कि कविता की के आनंद को फूल क्या जाने, अर्थात कविता की आनंद के सामने कम रह जाता है। क्योंकि जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध का जो दायरा है वो सीमित होता है, वो कुछ ही दूरी तक उसकी सुगंध होती है तथा एक निश्चित समय बाद वो फूल मुरझा भी जाता है और उस मुरझाने के साथ ही उसका आनंद भी समाप्त हो जाता है। जबकि कविता अपना प्रभाव दूर दूर तक फैलाती है और उसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता। देखिए, दो तुलनाएं हो गई। अब तीसरी तुलना ये बच्चे से है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने को माने बच्चा ही जाने। अब कवि यहाँ पर कह रहा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी जिस प्रकार बच्चा खेल खेलता है, ठीक उसी प्रकार एक कविता जो होती है, कवि जो होता है वो भी कविता के माध्यम से खेल खेलता है। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, यानी एक बच्चा जो होता है वो क्या करता है, खेल खेलता है। और खेल खेलते खेलते पे क्या करता है, छोटा बच्चा कभी उस घर में चला जाता है, कभी किसी के घर में चला जाता है। खेलते खेलते उसको कोई पता नहीं होता, वह किसी जाति पाति भेदभाव को नहीं समझता कि ये घर हिंदू का है, ये घर मुस्लिम का है, ये घर उच्च वर्ग का है, ये घर निम्न वर्ग का है। अर्थात जाति संप्रदाय छुआछूत वर्ग भेद इन सब से अनभिज्ञ रहते हुए, इन सब का उसे कोई ध्यान नहीं रहता, उन सबको एक समान मानते हुए वह हर किसी के घर में जाके खेल लेता है। अर्थात वह सब घर एक कर देने के माने, यानी वह सब घरों को अपना घर ही समझता है, समन्वय स्थापित कर देता है। वह किसी भी घर में जाति वाति के भेदभाव को नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार कविता भी कभी भी लोगों में जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करती, वह सभी लोगों पर अपना समान प्रभाव जमाती है, सभी को समान रूप से आनंदित करती है। अर्थात बच्चा ही जाने, यानी कविता की तुलना जो है बच्चे के खेल से ही सार्थक है। फूल से तुलना जरूर की गई है, चिड़िया की उड़ान से तुलना जरूर की गई है, लेकिन उन दोनों की तुलनाओं में कविता की उड़ान को अर्थात कविता को सर्वश्रेष्ठ बताया है। जबकि यहाँ पर अंत में बच्चे के खेल से कविता की तुलना कर दी गई है और कहा है कि बिल्कुल जिस प्रकार बच्चा जो खेल खेलता है वो किसी भी जाति पाति के भेदभाव को छोड़कर किसी के घर में जाता है, खेलता है, अर्थात सब घरों को एक समान, अर्थात लोगों में जो है समन्वय स्थापित करता है, सबको एक समान समझता है। ठीक उसी प्रकार कविता भी कभी लोगों को जाति पाति के आधार पर बांटती नहीं है और लोगों में एक समानता स्थापित करती है। अर्थात कविता की तुलना बच्चे के खेल से ही सार्थक मानी गई है। ये प्रश्न आ भी सकता है कि अंत में कवि जो है कविता की तुलना किससे सार्थक मानता है, तो बच्चे के खेल से सार्थक मानता है। अगली कविता है बात सीधी थी पर, ये नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।